तो 2026-27 का जो ये आम बजट है, ये सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसे एक कहानी की तरह समझना होगा, एक नए भारत के विजन की कहानी। तो चलिए, इसी कहानी के पीछे की सोच को समझने की कोशिश करते हैं। और ये देखिए, कहा भी यही गया है कि ये है भरोसे, सुधार और भविष्य की कहानी। मतलब इसे एक सरकारी डॉक्यूमेंट की तरह नहीं देखा जा रहा है। इसे भविष्य का एक नैरेटिव, एक कहानी की तरह सामने रखा गया है। एक ऐसी कहानी जिसका आधार है भरोसा, रिफॉर्म्स और एक बेहतर कल। तो सवाल उठता है, इस कहानी का पहला चैप्टर क्या है? ये चैप्टर है आम नागरिक, बिजनेस करने वालों और सरकार के जो नियम कानून हैं, उनके बीच के रिश्ते को पूरी तरह से बदलने के बारे में। कह सकते हैं कि डर की जगह भरोसा लाने की एक कोशिश है। और यहीं पर एक नया फलसफा, एक नई सोच सामने आती है। दंड कम, समाधान ज्यादा। मतलब सरकार का अप्रोच बदल रहा है। अब फोकस किसी को सजा देने पर नहीं है, बल्कि इस बात पर है कि अगर कोई गलती हुई है तो उसे सुधारने का मौका दिया जाए। ये सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव है। अच्छा, और ये बदलाव सिर्फ कहने की बातें नहीं है, एक्शन में भी दिख रहा है। इसका सबसे सीधा उदाहरण देखिए टैक्स अपील में। पहले क्या होता था, कोई टैक्स डिस्प्यूट हुआ तो अपील करने के लिए 20% अमाउंट पहले जमा करना पड़ता था। अब इसे घटाकर सीधा आधा, मतलब सिर्फ 10% कर दिया गया है। तो ये टैक्स पेयर्स के लिए एक सीधी और बहुत बड़ी राहत है। इसके साथ साथ प्रोसेस को भी आसान बनाने की कोशिश हुई है। जैसे अब टैक्स असेसमेंट और पेनल्टी की जो कार्रवाई है, वो एक ही ऑर्डर में होगी, अलग अलग नहीं। इससे होगा क्या, लिटिगेशन यानी मुकदमेबाजी कम होगी और लोगों को अपनी गलतियां ठीक करने के और मौके मिलेंगे। तो ये तो हुई टैक्स की बात। अब टैक्स से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे पोर्ट्स पर, यानी बंदरगाहों पर क्या बदल रहा है। बात करते हैं कस्टम्स रिफॉर्म्स की, कैसे इसे तेज और स्मार्ट बनाया जा रहा है। तो पुरानी जो लंबी लंबी लाइनें और ढेरों कागजात थे, उन्हें अब भूल जाइए। नया प्रोसेस पूरी तरह से टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। देखिए, सारे डॉक्यूमेंट्स के लिए एक सिंगल डिजिटल विंडो है। फिर एआई बेस्ड स्कैनिंग होगी, जिससे रिस्क का पता लगाया जाएगा और दखलंदाजी वो कम से कम होगी। मतलब साफ है, सामान पोर्ट पर अटकेगा नहीं, बल्कि तेजी से क्लियर होकर आगे बढ़ेगा। चलिए, अब कहानी के अगले अध्याय पर चलते हैं। यहाँ फोकस है भारत के दिल पर, यानी हमारे किसान और छोटे उत्पादकों पर। वो लोग जो सही मायनों में हमारी इकोनॉमी की रीढ़ है। तो इनके लिए क्या किया गया है? देखिए, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, उन्हें जो टैक्स में छूट मिलती थी, उसका दायरा अब और बढ़ा दिया गया है। अब इसमें पशु चारा और कपास के बीज जैसी ज़रूरी चीज़ें भी शामिल कर ली गई हैं। और नई टैक्स व्यवस्था में डिविडेंड इनकम पर भी राहत है। इसका सीधा सीधा असर ये होगा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और किसानों की लागत घटेगी। और इन सभी सुधारों के पीछे जो मूल मंत्र है, वो बिल्कुल साफ है। जैसा कि कहा भी गया है, जब किसान मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। सारी बात इसी एक लाइन में आ जाती है। किसानों के बाद अब फोकस शिफ्ट होता है छोटे एक्सपोर्टर्स पर। इसमें मछली पालन से जुड़े लोग भी हैं और वो छोटे कारीगर भी जो कुरियर के जरिए अपना बनाया हुआ सामान देश के बाहर बेचते हैं। अच्छा, कुरियर एक्सपोर्ट की बात करें तो पहले एक लिमिट हुआ करती थी। एक सीमा थी कि एक कंसाइनमेंट में कितने वैल्यू का सामान भेजा जा सकता है, और वो लिमिट थी 10 लाख रुपए। अब सोचिए, कई छोटे कारोबारियों के लिए ये एक बड़ी रुकावट थी। और अब ये सीमा हटा दी गई है पूरी तरह से। ये वाकई में एक गेम चेंजर कदम है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमारे छोटे छोटे कारीगर, डिजाइनर्स, छोटे उद्यमी अब बिना किसी लिमिट के अपना सामान पूरी दुनिया में बेच सकते हैं। ये उनके सपनों को पंख देने जैसा है। चलिए, अब बजट की कहानी के तीसरे और बहुत जरूरी हिस्से पर आते हैं। ये हिस्सा है भारत को एक ग्लोबल पावर हाउस बनाने के विजन का, खास तौर पर टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में। हाँ, तो आगे बढ़ने से पहले एक टेक्निकल टर्म को समझना जरूरी है, सेफ हार्बर मार्जिन। सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है, पर है बहुत सिंपल। आसान भाषा में समझिए, ये मल्टीनेशनल कंपनियों के इंटरनेशनल लेन-देन के लिए पहले से तय किया गया एक प्रॉफिट मार्जिन है। इससे होता यह है कि टैक्स को लेकर होने वाले झगड़े और कंफ्यूजन कम हो जाते हैं। अब देखिए कि यहाँ क्या बड़ा बदलाव हुआ है। आईटी सर्विसेज के लिए जो सेफ हार्बर लिमिट थी, वो पहले थी 300 करोड़। अब इसे बढ़ाकर सीधा 2000 करोड़ कर दिया गया है। 300 से 2000,
ये आईटी सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट है जो उन्हें और स्थिरता देगा और तेजी से बढ़ने में मदद करेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, आईटी सर्विसेज की जो अलग-अलग कैटेगरीज थीं, उन्हें भी आसान कर दिया गया है। अब सॉफ्टवेयर, आईटी, केपीओ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इन सबको एक ही कैटेगरी में डाल दिया गया है। मतलब कॉम्प्लेक्सिटी कम, और जब जटिलता कम होती है तो ग्रोथ के मौके ज्यादा होते हैं। और ये जो विजन है ना, ये शॉर्ट टर्म नहीं है, इसमें एक लंबी प्लानिंग दिखती है। जैसे अब डेटा सेंटर की लागत पर भी सेफ हार्बर मिलेगा और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को भी बूस्ट दिया जा रहा है। और ये देखिए, नए डेटा सेंटर्स के लिए 2047 तक टैक्स में रियायतें दी जा रही हैं। ये भारत को डेटा और इलेक्ट्रॉनिक्स का ग्लोबल हब बनाने का एक बहुत साफ संकेत है। तो ये तो हो गई बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज की बातें, लेकिन इनके अलावा भी कुछ ज़रूरी कदम उठाए गए हैं जो सीधे सीधे असर डालते हैं। जैसे सिविल और डिफेंस एविएशन के पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी में छूट दी गई है, और उससे भी ज़रूरी 17 जीवन रक्षक दवाओं पर ड्यूटी पूरी तरह से खत्म कर दी गई है और दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए भी राहत दी गई है। तो एक तरफ स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज हैं और दूसरी तरफ आम इंसान की सेहत। तो जब इन सारे हिस्सों को, टैक्स रिफॉर्म्स, किसानों को मदद और ग्लोबल विजन, इन सबको एक साथ जोड़ के देखते हैं तो नए भारत का एक ब्लूप्रिंट सा नजर आता है। तो आखिर में एक सवाल मन में आता है कि ये बजट है किसके लिए? क्या इसका फायदा कुछ खास लोगों को ही मिलेगा या ये सबके लिए है? और इसका जवाब इस बजट के हिसाब से बिल्कुल साफ है। ये बजट है किसान के लिए, कर्मचारी के लिए, उद्यमी यानी एंटरप्रेन्योर के लिए और देश के युवाओं के लिए। ये एक इंक्लूसिव यानी सबको साथ लेकर चलने वाले विजन को दिखाता है। तो कुल मिलाकर इस पूरे विश्लेषण का सार यही है: सरल नियम, मजबूत भरोसा और बड़े सपने। बजट की कोशिश इन्हीं 3 स्तंभों पर भारत को आगे ले जाने की है। ये सिर्फ एक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट नहीं, बल्कि एक आत्मविश्वास से भरे भविष्य की नींव रखने की कोशिश है। अब सवाल यही है कि क्या ये नींव भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने के अपने लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए काफी मजबूत साबित होगी?